मैं अजय जैन लक्ष्य क्रैश कोर्स 2021 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पहला शब्द है नियंत्रण, नियंत्रण का अर्थ है कंट्रोल। किसका कंट्रोल? तो हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो भी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब क्रियाओं के पर नियंत्रण करना, जो अंग ये कार्य करते हैं उन पर नियंत्रण। और वो नियंत्रण कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन होगा, जब ये सारे अंग और सारी ग्रंथियां एक साथ मिलकर काम करेंगी तभी कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन होगा तभी समन्वय नियंत्रण हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है, क्योंकि सजीव में हम जानते हैं कि पौधे भी है और जंतु भी है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। और जंतुओं में भी कौन? जो मैमल वर्ग के हैं, मनुष्य के हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग आते हैं, उनमें नियंत्रण कैसे होगा और समन्वय कैसे होगा? तो नियंत्रण का कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और समन्वय का कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये दो अंग है, दो भाग हैं। तो सबसे पहले हमें तंत्रिका तंत्र को समझना होगा कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से बना है, जैसा कि नाम में स्पष्ट है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा एक संगठित रूप में जब वो रहेगी तंत्रिकाएं, तभी वो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। क्योंकि तंत्र शब्द का मतलब ही वह एक से अधिक अंग जब शामिल होंगे तभी वो तंत्र है। तो जैसा कि परिभाषा स्पष्ट है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, जिन्हें हम न्यूरॉन भी कहते हैं, एक उन न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। और ये क्या करता है? जो विद्युत आवेश को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। मतलब जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, उन सूचनाओं को हम एक शब्द जो आप पहले वर्ग में पढ़े होंगे, उद्दीपन, जिसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे ठंड का एहसास होना, तो ठंड क्या है? एक स्टिमुलस है। गर्मी लगना क्या है? एक स्टिमुलस है। किसी ने कोई चीज जो पसंद वाले थे, रसगुल्ला की बात की, तुम्हारे मुंह में पानी आने लगा, तो रसगुल्ला क्या है? एक स्टिमुलस है। और उस स्टिमुलस के प्रति शरीर जो कार्य करता है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस, प्रत्येक स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स होता है। जैसे रसगुल्ला एक अगर उद्दीपन हुआ तो मुंह में पानी आना जो है वो रिस्पॉन्स होगा। तो जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बॉडी के द्वारा, वो विद्युत आवेश में कन्वर्ट होते हैं, जो हमारे उद्दीपन है। और वो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं। और वो कहाँ तक जाते हैं? मस्तिष्क तक जाते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य है वो मस्तिष्क है, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रेन हमारे तंत्रिका तंत्र का सर्वोच्च पॉइंट है, हेडक्वार्टर है। तो न्यूरॉन के द्वारा बना हुआ है। अब न्यूरॉन ले जाएगा मस्तिष्क तक, और उन सूचनाओं को प्राप्त कौन करेगा? तो उसे कहेंगे ग्राही, जिसको हम इंग्लिश में रिसेप्टर कहते हैं। तो वो क्या है? तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, और वो पता लगा करके मस्तिष्क तक वो सूचना को पहुंचा देते हैं। और ये ग्राही क्या है? हमारे ज्ञानेंद्रियों पर स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रिया, जिसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन है: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं पर ये ग्राही स्थित होते हैं, और तब वो सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती है। अब यहाँ एक न्यूरॉन का चित्र बनाया गया है। ये न्यूरॉन इस तरह से शाखित होता है, लगता है कि ये एक बाइपोलर मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ये इसमें कई शाखे हैं, इसके लिए मल्टीपोलर हो गए। अगर एक होता शाखा तो वो यूनिपोलर होता है। और ये द्रुमिकाएं हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये सूचनाओं को प्राप्त करती है और कोशिका काय में आता है, जिसको हम एक्सॉन भी कहते हैं। इसको साइटोन कहते हैं इंग्लिश में, इसको साइटोन कहते हैं, जो सूचनाओं को प्राप्त करके, और फिर ये बॉडी है जिसको तंत्रिकाक्ष हिंदी में कहा जाता है या इंग्लिश में एक्सॉन कहा जाता है। इससे होकर के ये सूचनाएं एक न्यूरॉन के आखिरी सिरे तक आती है, और इस शाखा से फिर दूसरे न्यूरॉन का जो आगे का भाग है, जिसको कि हम कोशिका का या साइटोन कहते हैं, उससे जुड़ा होता है। मतलब यहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती है और अंतिम सिरे तक जाती है। फिर यहाँ से दूसरी
न्यूरॉन के अग्रभाग से जुड़ा होता है और वो सूचनाएं उस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पर ट्रांसफर होती है और इस तरह से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो अभी हमने देखा कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है और न्यूरॉन संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। यहाँ पर एक शब्द आता है साइनेप्स, जिसको हम अंतर्ग्रथन कहते हैं, क्योंकि वो अंतर्ग्रथन अनिवार्य है, क्योंकि जैसे ही तंत्रिका के आखिरी सिरे तक सूचनाएं पहुंचती हैं, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के जो उस सिरे की जो कोशिका है, जिसको कि द्रुमिका कहते हैं, कि वो उसको प्राप्त करेगा तो उसके बीच में एक रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान को हम साइनेप्स कहते हैं। जब तक साइनेप्स नहीं बनेगा तब तक सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नहीं जा पाएंगी। वहां पर एक केमिकल उसमें भरा होता है न्यूरॉन्स के अंदर, जिसको एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलाइन बहुत जरूरी है, जो विद्युत आवेश को रासायनिक संदेश में बदलता है और तब सूचनाएं न्यूरॉन से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसके बाद एक शब्द परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको मैं चाहता हूं पहले जान लें आप लोग, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति की गई त्वरित प्रतिक्रिया, जो शरीर के द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया दिखलाई जाती है, जिसमें मस्तिष्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ये क्रिया पूरी तरह से मेरुरज्जु के द्वारा संपादित की जाती है, जिसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि गर्म तवे पर हाथ छू गया, तो गर्म तवा से छू गया तो वहां की जो न्यूरॉन है वो सूचनाओं को ले जाएगी, मस्तिष्क तक ले जाएगी, तो उसमें समय बहुत देर लगेगा। मस्तिष्क क्या करता है? सोचने का काम करेगा, उस पर विश्लेषण करेगा, मगर तुरंत अगर नहीं हाथ हटाया गया तो हाथ जल जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरुरज्जु तुरंत एक्शन लेता है और कहता है कि हाथ को हटा लो। तो जैसे ही हाथ गर्म तवे पर छुआ और हाथ तुरंत हटा लिया गया, इसमें भूमिका है मेरुरज्जु की स्पाइनल कॉर्ड की, वो तुरंत आदेश देता है। इस क्रिया को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस रिफ्लेक्स एक्शन में दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रेरक कोशिका, प्रेरक न्यूरॉन, जिसको कि हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन गर्म का सूचना जो है वो तुरंत स्पाइनल कॉर्ड तक ले गया, मेरुरज्जु तक ले गया, और मेरुरज्जु ने कहा, इस मोटर न्यूरॉन के द्वारा आदेश भेजा कि हाथ को तुरंत हटा लेना है, और तब हमारा हाथ हट गया। अगर इस प्रक्रिया में देर होती है तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये हुआ प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान विद्युत आवेश जिस रास्ते से तय करता है, उस रास्ते को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं उद्दीपन था उष्मा, गर्मी, और ग्राही त्वचा कौन थी? त्वचा, जिसने उस गर्मी को प्राप्त किया और तुरंत सूचना जो है मेरुरज्जु तक पहुंची। मेरुरज्जु ने पेशी ऊतक तक अपना संदेश भेजा, आदेश भेजा कि हाथ को हटा लेना है, और अनुक्रिया हुई कि हाथ को हटा लिया गया। तो इस चीज को हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेश जिस रास्ते से ट्रेवल करता है उसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा तंत्रिका तंत्र किस तरह से बना हुआ है। तो ये दो भाग में इसको बांट सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग है, जैसे ब्रेन और मेरुरज्जु, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ये मेरुरज्जु एक, जिसको हम लोग कभी कभी रीढ़ की हड्डी से उसको हम लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि मेरुरज्जु जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है, एक्चुअली रीढ़ के हड्डी के अंदर तंत्रिकाओं का समूह है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। और परिधीय जो है, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसके दो भाग हैं। इसमें कपाल तंत्रिकाएं आती है। कपाल का मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती है। और मेरु तंत्रिका है, जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, जो अभी हमने बताया स्पाइनल कॉर्ड, उससे निकलती है 31 जोड़ी होती है। तो ये दोनों तंत्रिकाएं मिल करके परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क किस प्रकार से बना हुआ है। मानव मस्तिष्क का वजन करीब 1.5 किलो के आसपास होता है, और मानव मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल अंग है हमारे शरीर का। इसके 3 भाग, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके 3 भाग हो सकते हैं। पहला भाग है जिसको हम अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन कहते हैं,
दूसरे भाग को मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन कहते हैं, तीसरे भाग को हम पश्च। तो अब हम मानव मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे, जो कि शरीर का सबसे जटिल अंग है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हो सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम करीब ब्रेन का 66% सेरिब्रम का भाग होता है। ये सेरिब्रम सेंटर ऑफ विजडम है, बुद्धिमत्ता का केंद्र है, तर्क शक्ति का केंद्र है, और जो भी ऐच्छिक कार्य है, ऐच्छिक कार्य का अर्थ क्या है, जो कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हाथ को हिलाना, पैर से चलना, ये सब ऐच्छिक कार्य है, तो वो सभी का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। इसलिए इसको सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। जितना अधिक विकसित होगा व्यक्ति के अंदर, उतनी अधिक बुद्धिमत्ता होगी, और याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर, उसके लिए भी सेरिब्रम ही जिम्मेवार होता है। सेरिब्रम के साथ ही थैलेमस लगा होता है। थैलेमस जो है बाहरी वातावरण का आभास कराता है कि बाहर का वातावरण कैसा है। बाहर का वातावरण का अर्थ है कि बारिश है, ठंडा है, गर्म है, शोरगुल है, शांति है, क्या है, उसका एहसास हमें थैलेमस कराता है। थैलेमस के नीचे जो है, हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस लगा होता है। ये शरीर के आंतरिक तापमान का नियंत्रण करता है। जैसे बुखार हो जाता है, किसी बीमारी में इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। उसके अलावा गुस्सा, प्रेम, भूख, प्यास, जो कुछ भी हमें महसूस होती है, उसके लिए भी हाइपोथैलेमस ही जिम्मेवार है। इसी में पीनियल ग्लैंड होता है, जिसको कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। जब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग वहां पर जानेंगे। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मध्य है, मतलब मिड ब्रेन है, जो कि मध्य भाग में होता है। ये पूरा ब्रेन है, ये ऊपर का हिस्सा अग्र ब्रेन हुआ और बीच का हिस्सा मध्य ब्रेन हुआ। ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को, इनवॉलेंटरी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मध्य मस्तिष्क हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी का, जैसे पाचन संबंधी कार्य है, जैसे आग की पुतली का फैलना, हम डर गए, डरने पर पुतली जो फैल जाती है, उस सब का नियंत्रण हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। इसके भी 2 भाग हैं, अगर उसको देखा जाए तो एक है कॉर्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा क्या करता है, सेरिब्रम तक, मतलब ये जो अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं इसको, तो अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहते हैं, तो ये यहाँ तक लाने का जो काम है वो कॉर्पोरा का है। क्या लाएगा ये, दृश्य और श्रव्य ज्ञान। ये छोटी छोटी यहाँ पर क्वाड्रा 4 भाग होता है, ये 4 भाग में बटा होता है। तो ये दृश्य और श्रव्य ज्ञान को सेरिब्रम तक पहुंचाना इसका कार्य है। और दूसरा भाग जो है सेरिब्रल पेडंकल, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का भी काम करता है। तीसरा जो भाग है हमारे ब्रेन का, जिसको कि हम पश्च मस्तिष्क के हाइंड ब्रेन कहते हैं, इसके 2 भाग हैं, एक सेरिबेलम है और एक मेडुला ऑब्लोंगाटा है। सेरिब्रम को हम सेंटर ऑफ बैलेंस कहते हैं। संतुलन हमारे शरीर का बनाए रखना सेरिबेलम का काम है। जैसे शराबी व्यक्ति है, शराबी को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, देखते हो टेढ़े मेढ़े जाते हैं, क्योंकि उसका संतुलन जो है वो खराब हो गया, इसलिए जो है वो सही नहीं चल पाता है। उसकी वजह जो है ब्रेन का सेरिबेलम हिस्सा है। और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उपापचयी माने उपचय और अपचय मिलाते हैं तो उपापचय कहलाता है। जैसे शरीर में कुछ बनना और कुछ बिगड़ना, ये जो कार्य है ये उपापचय कहलाता है। तो इन सभी उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगाटा का होता है। जैसे उदाहरण के लिए रक्तचाप और वमन माने वोमिटिंग, वोमिटिंग जो होती है उसमें भी मेडुला ऑब्लोंगाटा की भूमिका है। रक्तचाप अचानक बढ़ जाना, कम हो जाना, वो भी मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो डिसाइड करता है। अब हम लोग जानेंगे पौधों में समन्वय किस प्रकार से होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, माने पौधों में जो गति होती है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है। और दूसरा है वृद्धि पर निर्भर होती है जब गति, तो वो हुआ दूसरा पॉइंट, वृद्धि पर निर्भरता। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि पर जब गति निर्भर नहीं है तो वो क्या कहलाता है। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग कर सूचनाओं को जब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, तो ये क्या है, जैसे हम लोग छुई मुई का पौधा होता है, मिमोसा पाराडिसिका, उसको हम लोग बोटनी में कहते हैं। उसके पत्तों को जैसे हम छूते हैं या कोई भी
उसको स्पर्श करता है तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर विद्युत रासायनिक चेंजेस हुए। उस केमिकल चेंजेस के कारण उसकी पत्तियां जो है उनका प्रेशर कम हो गया और वो पत्तियां सिकुड़ गई। तो ये हुआ पहला। अब दूसरा हम देखेंगे कि वृद्धि पर निर्भर गति किस प्रकार से होती है पौधों में। तो इस प्रकार की जो गतियां होती है उनके लिए एक शब्द दिया जाता है अनुवर्तन या ट्रोपिज्म इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन सा है प्रकाशानुवर्तन, जिसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर एक कमरा लेते हैं, उसमें गमला रख दिए, अंधेरा कमरा है और उसमें कहीं पर एक छेद है जिस छिद्र से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो पौधे का जो तना होता है वो उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा से वो प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश के तरफ ये गति हुई है, इसलिए यहाँ पर उद्दीपन क्या है? प्रकाश। और पौधों की अनुक्रिया उस प्रकाश की दिशा में है, इसलिए उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म। ये भी बहुत सामान्य सी चीज है। जैसे गमले में पौधा लगा हुआ है और उसकी जड़ें जो है वो नीचे की तरफ गति करती हुई दिखती है, तना जो है वो ऊपर की तरफ गति करता है और जो उसकी जड़ें हैं वो जड़ नीचे की तरफ, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षित होकर नीचे की तरफ गति करता है। तो वो जड़ों में होने वाली जो गति है वो हम कह सकते हैं कि वो गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण हुआ। और तने में जो गति हो रही है उसको हम प्रकाशानुवर्तन भी कह सकते हैं। जलानुवर्तन क्या है? नाम से स्पष्ट है कि जिधर पानी का स्रोत होगा पौधों की जड़ें जो है वो उस दिशा में गति करती है, तो उसे हम जलानुवर्तन कर दिए। चौथे तरह का है जिसको केमिकल ट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन कहते हैं। कि अब ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हम लोग देख सकते हैं परागण की क्रिया के अंदर। जब परागण एक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से दूसरे पौधे के पुमंग तक जाता है तो उसको हम परागण करते हैं। तो जो परागकण अंडाशय में जाएंगे तभी तो वो मिलेंगे और मिलने के बाद निषेचन की क्रिया कंप्लीट होगी और फिर वो फल का रूप लेगा। तो वहां जो गति हो रही है वो गति रसायनानुवर्तन का उदाहरण होगा। तो इस तरह की गतियां हम लोग पौधों में देख सकते हैं और इन गतियों के द्वारा पौधा जो है समन्वय दिखलाता है अपने और वातावरण के साथ। अब एक शब्द आता है हार्मोन, पादप हार्मोन। क्योंकि पादप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए पादप हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन वैसे रसायन होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा जो है उस सजीव के अंदर सभी तरह की क्रिया। हार्मोन में सबसे जो प्रमुख है उसका नाम है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो हार्मोन है ये पौधों के जो जड़ है उनके शीर्ष पर पाया जाता है और कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर ये विभाजन होता है ऑक्सीन हार्मोन की मदद से। अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो भी वृद्धि होगी, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर ये हार्मोन है तो उसका प्रोसेस तेज हो जाएगा या कम भी हो सकता है। दोनों काम करते हैं, बहुत तेज भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट कर सकते हैं इनको। तो जिब्रेलिन दूसरा प्रमुख हार्मोन है। ये तने की वृद्धि में सहायक होता है, तने में पाया जाता है और जितना ही अधिक होगा उतनी तेजी से पौधे के तने में वृद्धि होगी। साइटोकाइनिन तीसरा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। माइटोसिस, हम लोग जानते हैं कि प्लांट में माइटोसिस विभाजन होता है, उसमें ये मदद करता है। चौथा है एब्सिसिक अम्ल, ये भी हार्मोन है, ये वृद्धि रोधक है। ठीक उल्टा काम करता है ये ऑक्सीन का। ऑक्सीन हार्मोन के विपरीत काम करेगा, वृद्धि रोधक है। पत्तियों को मुरझाता है, जैसे पतझड़ का मौसम आएगा तो ये काम करेगा, क्योंकि झड़ना भी जरूरी है तब तो नए पत्ते आएंगे। तो इसलिए एब्सिसिक अम्ल पौधों में पाया जाता है। और चौथा हार्मोन, पांचवा जो है इथिलीन है, इसको हम गैसीय हार्मोन भी कहते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, ये तनों में बनता है और फलों को पकाने का काम करता है। प्राकृतिक ढंग से जो पौधे पकते हैं, फल उसके अंदर, वो फल पकाने का काम इथिलीन हार्मोन करता है। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में समन्वय। तो जंतुओं में समन्वय के लिए ये प्रमुख हार्मोन है, जैसा कि हम लोग पौधों में देखे थे, तो उसी तरह से जंतुओं में ये हार्मोन है, सबसे पहला हार्मोन। तो अब हम जंतुओं में समन्वय पढ़ेंगे। जंतु में समन्वय विभिन्न हार्मोनों के द्वारा होता है जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का अर्थ क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहेंगे जिन ग्रंथियों का स्राव सीधे हमारे खून में होता है।
दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, जो कि एक बहिर्स्रावी और एक अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी जिसको हम कहते हैं कि वैसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन का स्राव नलिकाओं द्वारा होता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिर्स्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसा मैंने बताया कि इनका स्राव सीधे रक्त में मिलता है। तो इन प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहला नाम है पीयूष, जिसे हम पिट्यूटरी कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस जब मैंने पढ़ाया था उस वक्त बताया कि वहीं पर ये पीयूष ग्रंथि होती है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, और ये वृद्धि और विकास पर नियंत्रण करता है। मतलब हमारा शरीर कितना विकसित होगा ये निर्भर करेगा कि हमारे शरीर में पिट्यूटरी कितना सक्रिय है। अगर ये कम सक्रिय है, मतलब कम ग्रोथ हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो बौनापन होगा, मतलब शरीर की लंबाई सामान्य से कम हो जाएगी, वो बौनापन हो गया। और अगर ये हार्मोन का स्राव अधिक मात्रा में होता है तो बहुत ज्यादा लंबाई 6 फीट से ज्यादा 7 फीट 8 फीट हो जाए, जिसको जाइगेंटिज्म कहते हैं, वैसी स्थिति देखने में मिल जाती है। दूसरा प्रमुख हार्मोन है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन अवटु ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अवटु का अर्थ है थायरॉइड, और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे गर्दन में। ये शाखित होता है, बाइलोब्ड होता है, दो पालियों में बटा होता है, उससे थायरॉक्सिन का स्राव होता है। इसके स्राव के लिए आयोडीन का होना बहुत आवश्यक है। आयोडीन एक तत्व है जो तभी जो है थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा। और आयोडीन आजकल जो है नमक में पाया जाता है, नमक में मिला मिक्स कर दिया जाता है कि आयोडीन प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाए। तो कार्य क्या है थायरॉक्सिन का? ये थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये कहाँ से आएंगे? जो भोजन हम करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्राप्त होता है, उसका उपापचय करता है। उपापचय का मेटाबॉलिज्म, मतलब टूटना और बनना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जो बनता है और टूटता है। तो अगर बहुत ज्यादा टूटने लगेगा, थायरॉक्सिन अति सक्रिय हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत दुबलापन आ जाएगा, शरीर बहुत दुबला पतला हो जाएगा। और अगर वो कम है, कम सक्रिय है, हाइपोथायरॉइडिज्म जिसको कहते हैं, तो उस स्थिति में शरीर में क्या होगा? बहुत ज्यादा वजन बढ़ने लगेगा शरीर का, तो वो हमारा फिर रोग का कारण बनेगा। तो दोनों ही स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसलिए आयोडीन सही मात्रा में लेना आवश्यक है। तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन, जो कि अधिवृक्क, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और ये होता कहाँ है? वृक्क के ऊपर। देखिए यहाँ शब्द है रीनल, रीनल बना हो गया वृक्क, और उसका एड माने रीनल के ऊपर है, वो रीनल माने वृक्क के ऊपर अवस्थित है, उसी को हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करेगा? एड्रेनलिन बीपी माने ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। मुख्य रूप से कार्य बहुत से हैं, ये मुख्य रूप से यही कार्य है। जैसे कि कभी अचानक से कोई पीछे से आकर आवाज दे दिया, तो ऐसी स्थिति में हम घबरा जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैसी स्थिति में शरीर के जो एड्रीनल ग्लैंड है उसने एड्रेनलिन का स्राव किया, उसको लगा कि बहुत खतरा है शरीर पर, तो उस खतरे से बचाने के लिए उसने एड्रेनलिन का स्राव किया, तो सारा कुछ बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। और तब पता चला ओ ये तो हमारा दोस्त है जिसने पीछे से आवाज दिया, ओ तुम ही थे। तब जो है शरीर समझता है कि अब नॉर्मलाइज होना है, तब यही एड्रीनल नॉन एड्रेनलिन का स्राव करेगा और फिर सब पहले की स्थिति में आ जाएगा। तो इसके लिए शब्द आता है फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट, लड़ो या उड़ो। लड़ने वाली स्थिति थी, एड्रेनलिन का स्राव हुआ, और जब समझ में आ गया कि वो ये तो अपना है, तब वो शांत हो गया, नॉन एड्रेनलिन का स्राव। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है, एड्रेनलिन हुआ और फिर नॉन एड्रेनलिन हुआ। चौथा बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, हम लोग आम भाषा में जानते हैं, इंसुलिन का नाम हम सब ने सुना है। ये इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, जिसको पैनक्रियाज भी कहते हैं। ये कहाँ अवस्थित होता है? उदर के नीचे। और इसका कार्य सब लोग जानते हैं, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ग्लूकोज। क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी खाएंगे वो एट लास्ट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और अगर अधिक मात्रा में है तो लीवर में स्टोर हो गया, और बाकी वो रक्त के साथ जो है वो बहता है। तो अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, और ये इंसुलिन इस अधिक शर्करा की मात्रा को ग्लूकागोन में बदल देता है, और वो जाकर लीवर में स्टोर हो जाता है, स्टोर एनर्जी के रूप में रहता है।
अगर जरूरत से ज्यादा जैसे इंसुलिन नहीं उसको कन्वर्ट कर पा रहा है, तब उस स्थिति में ग्लूकोज हमारे रक्त नलिकाओं में अधिक हो जाएगा, जिसको कि शर्करा की मात्रा बढ़ गई, जिसको कि हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज हो गई है। तो डायबिटीज क्या है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, और वो तब होगा जब इंसुलिन उतना एक्टिव नहीं है। अगर इंसुलिन पर्याप्त है तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पांचवा हार्मोन है जिसको लिंग हार्मोन कहते हैं, सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये सेक्स हार्मोन वृषण और अंडाशय, वृषण किसमें होगा? पुरुषों में होगा। अंडाशय किसमें होगा? महिलाओं में होगा। तो वृषण में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होगा वृषण के द्वारा, और अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होगा। वृषण और कहाँ होगा? पेट के निचले हिस्से में होगा। अंडाशय भी पेट के निचले हिस्से में है। ये दोनों हार्मोन, जैसे मैंने बताया कि वृषण पुरुषों में होता है, टेस्टोस्टेरोन उसको हम लोग एंड्रोजन भी कहते हैं। इस टेस्ट की परीक्षा में एक प्रश्न भी आया है, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन का ही एक प्रकार है टेस्टोस्टेरोन। तो उसका काम क्या है? लड़कों में जैसे प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, यौनारंभ के आरंभ में जो है आवाज भारी होना, बाल आना, बगल में बाल आना, तो वो सब जो लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा बहुत से जो प्यूबर्टी एज के लड़के हैं उनमें दाढ़ी मूंछ नहीं निकला, आवाज भारी नहीं हुई, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। अधिक हो गया तो कम एज में ही जो है पता चला कि बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट हो गया।